एक लड़की शो कर रही थी, किसी ने उसको नॉक करके बस इशारे में बता दिया कि उसके फादर वाज एडमिटेड इन आईसीयू। आजा, शो खत्म कर बाहर आ जा। लेकिन उसने कहा नहीं, शो खत्म करूंगी। शो खत्म किया, हेडफोन निकाले, रोई और फिर वहां से गई। पाकिस्तान ने अटैक किया था, मुंबई की बात कर रहा हूँ, 26/11 की बात कर रहा हूँ। There was a radio jockey in दिल्ली, जिसके बाद में दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। तो सोसाइटी को अवेयर करने की जिम्मेदारी अगर रेडियो जॉकी की है तो उसको कितना अपने शब्दों को नपातुला बोलना है ताकि कोई कियोस्क क्रिएट ना हो। कि अगर आप अपने दिल का काम करते हैं उसको बड़ा जिगरा लगता है। मतलब ये एक लव मैरिज की तरह है कि आपको अपने पेरेंट को भी मनाना है और आपकी होने वाली वाइफ के पेरेंट को भी मनाना है। और सोशल मीडिया प्रेजेंस तो आजकल किसी का भी अच्छा हो जाता है ना, किसी का भी अच्छा हो जाता है। कच्चा बादाम का भी हो जाता है। हाँ, कच्चा बादाम का भी हो जाता है। जय किशोर ने एक बार कह दिया था अपने एक इंटरव्यू में, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे ऐसा कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ? अपने होटल तक जा रहा था जिसकी दूरी ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर के आसपास होगी और धीरे धीरे शाम बढ़ रही थी तो भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था और मुझे अचानक से आवाज आई, भैया। प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक प्रेमानंद जी महाराज जी से नहीं मिले जी, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इतनी बार हम लोग फोन पर बात करते रहे अभी तक। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो मैं बात करना जा रहा हूँ वो डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे व्यूअर से। जी। सो हम बात करते हैं नॉलेज की और आप जैसे नॉलेजेबल लोगों की हमें तलाश रहती है। आप ऐसा मानते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मैं ही नहीं मानता, पूरा इंडिया मानता है। जी। सो सर, मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ करियर से रिलेटेड। जी। मैं बात करना चाह रहा हूँ युवाओं से रिलेटेड। मैं बात करना चाह रहा हूँ अध्यात्म से रिलेटेड, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स पे जिनने काम कर लिया उनका चौथा पिलर अपने आप सेट हो जाता है। राइट। तो इन अहम मुद्दों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी, तो सबसे पहले आप बताएं कि आपने आरजे की लाइफ स्टार्ट कहाँ से किया? जी, मैं जब कॉलेज कर रहा था, कॉलेज करते करते मुझे किसी ने ऐसा कहा कि यार तू अच्छा गाता है, तेरा बोलने का तरीका अच्छा है, तो यू शुड ट्राई इन रेडियो। तो मैंने कहा रेडियो पर क्या होता है? बिल्कुल नया था रेडियो उस टाइम पर। उसके पहले हम लोगों ने रेडियो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती सुना था। तो कैसे रेडियो में पहुंचा जाए, क्या ऑडिशंस होते हैं, कुछ पता नहीं था। फिर ग्रेजुअली कुछ लोगों से मुलाकात हुई जिन लोगों ने बताया कि यार रेडियो में ऑडिशन के थ्रू आप एंटर करते हो। तो ऑडिशन क्या होता है? बाद में तो लोगों को समझ में आया कि ऑडिशन मतलब अगर आपको गाना गाना है तो गाने के ऑडिशंस दिए जाते हैं, डांस तो डांस के ऑडिशंस होते हैं। सिमिलरली अगर आपको रेडियो में है तो रेडियो के ऑडिशंस होते होंगे। तो वो उस टाइम पर ऐसा कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हुआ, लोगों से बातचीत हुई, तब जाकर पता चला कि यार एक ऑडिशन टाइप की चीज़ होती है, उसको आपको फेस करना होगा। उसमें आपको बोलकर बताना होता है, आपको स्क्रिप्ट लिखकर दिखानी होती है, आपका तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन, इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ बेसिक पता थी। इसके हिसाब से मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। बिकॉज़ मैं बहुत छोटे से जगह को बिलॉन्ग करता हूँ कॉल्ड नेपा नगर। वो खंडवा के पास आता है और वहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी। इनफैक्ट मेरा पूरा ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी मीडियम रहा। तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल डब्बा था। तो वो उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा मुझे। तो उस चीज़ के लिए तैयारी करता रहा। फिर ये तो पक्का कर लिया मैंने कि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो गया, प्रोनंसिएशन ठीक हो गया, वोकैब्युलरी ठीक हो गई, कम्युनिकेशन बेहतर कर लिया। किसी ने ये नहीं बताया कि आपको कपड़े भी ठीक करने आपको दिखना भी अच्छा होगा। तो शुरुआत के 1-2 ऑडिशन तो मैं इसलिए रिजेक्ट हुआ कि मैं अच्छा नहीं बोलता था। नॉलेज कम था, वो सारी चीज़ें थी। फिर किसी ने बताया कि यार तू अच्छे से रहता भी नहीं है, यू हैव टू बी प्रेज़ेंटेबल, अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है, एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। तो कई बार इसलिए रिजेक्ट हुआ। तो आई गॉट रिजेक्टेड फॉर 7 टाइम्स। 7 टाइम्स कॉन्सेक्यूटिवली 7 बार। तो 7 बार जब रिजेक्ट हुआ तब मुझको समझ में आया कि यार हर बार मैं कुछ ना कुछ सीख रहा था और 8वीं बार फिर मैं जब सिलेक्ट हुआ तो वो अपने आप में एक माइलस्टोन था मेरे लिए कि मैं उन सारी चीज़ों को जो मेरे भीतर कमियां थी उनको मैंने ख़त्म किया और फिर जाकर मैं रेडियो जॉकी बना। तो एक बहुत कमाल की जर्नी थी। जोश टॉक पर भी उसको लोगों ने फीचर किया और मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब मैं स्टोरी को बताता हूँ तो मैं इसीलिए बड़ी खुशी बताता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी आप हासिल करना चाहें तो नहीं कर सकते। आप जो चाहें
वो सारा हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। अगर आप शिद्दत से लग जाएँ, तो क्या नहीं पाया जा सकता। वो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपनी क्लासेस में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो देता हूँ कि जब आप ज़िद करते हैं, हुँ, ज़िद करी साइकिल खरीदवाने की पापा से, तो आपने खरीदवा ली। ज़िद करी कि अच्छे कपड़े खरीदने, तो खरीदवा लिए। तो ज़िद करेंगे कि अच्छा करियर बनाना है, तो कौन रोक सकता है आपको? हुँ। ज़िद सही चीज़ की होनी सही चाहिए। चीज़ की ज़िद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बोला कि आप नेपा नगर से हैं। जी। नेपा नगर की पॉपुलेशन कितनी है? जब मैं वहाँ पर रहता था तब उसकी पॉपुलेशन अराउंड 25-30,000 के आसपास थी। हुँ, लेकिन वो न्यूज़पेपर फैक्ट्री के कारण चलता था। ओके। और व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास तब वो न्यूज़पेपर फैक्ट्री बंद हो गई। तो वहाँ की पॉपुलेशन धीरे-धीरे कम होती चली गई। तो वहाँ पे न्यूज़पेपर की फैक्ट्री है, जी हाँ, तो न्यूज़पेपर जो जिस पे फ़ेमस। न्यूज़पेपर प्रिंट होता है ना न्यूज़, हुँ, वो उसका पेपर वहाँ बनता था। तो तो कहीं वो न बड़ा कहीं आपको वहाँ से लगा कि मीडिया में जाना है। हाँ, नहीं वहाँ से नहीं लगा, वहाँ से तो मैं इसलिए निकला था कि मुझे निपानगर से निकलना था। ओके। और बहुत कम बच्चे होते थे उस छोटे से गाँव से बाहर निकल कर पढ़ाई करने के लिए। हुँ, हुँ। उनको ऐसा लगता था कि यार कुछ बड़ा करना है तो शहर छोड़ना पड़ेगा, गाँव छोड़ना पड़ेगा। चाणक्य भी कहते थे कि इफ यू वांना मेक अ बिग थिंग इन योर लाइफ, अपना गाँव छोड़ दो, अपना शहर छोड़ दो, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। तो बिल्कुल सिमिलर सही थॉट वाज़ बात है। देयर। देखिए, मैं मानता हूँ कि इंडिया के बहुत से ऐसे धरोहर हैं, रत्न हैं, जो गाँव से निकले हैं, हिंदी मीडियम से निकले, जैसा कि आपने कहा हिंदी मीडियम से हूँ, जी, और जो गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं। जी। इट डज़न्ट मैटर कि आप यार बहुत अच्छे हाई-फाई हाँ, हाँ। स्कूल से पढ़ाई किया है, आपने बहुत अच्छी डिग्री ले ली है। हुँ। मुझे जो सही लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक सही इंसान पहले होंगे, तब आप हाँ, हाँ, ये बहुत ज़रूरी तरक्की है। पाते हैं। जी, और ये मेरे ख़्याल से पूरा की पूरा संगत का खेल है। यस। अगर आपके आस-पास अच्छे लोग होते हैं ना, तो आपको अच्छा बना देते हैं। हुँ, और मैं एक तरह की ट्रिक में बिलीव करता हूँ। ये ट्रिक अच्छा। बड़ी कमाल की आप भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्राई कीजिएगा कि आप जैसा अपने बच्चों को चाहते हैं, वैसा बोलना शुरू कर दो आप उनको कि यार तू बड़ा हुँ, पॉज़िटिव बच्चा है यार, तू बहुत इंटेलिजेंट है यार, तू बड़ा शार्प है यार, तू बड़ा अच्छा गाता है यार। और मुझको मेरे आस-पास के लोगों ने ऐसे ही चढ़ाया। हुँ, तू बहुत बहुत पॉज़िटिव है यार, तेरे से मिलके मज़ा आ जाता है यार। तो मेरे टीचर्स ने जब मुझको इस तरह से बोलना शुरू किया, तो मैं थोड़ा नेगेटिव था भी ना, हुँ, तो मुझे लगा यार जब लोग इतना विश्वास करते मेरे ऊपर, तो यार मैं नेगेटिव कैसे हो सकता हूँ? मैं गलत काम कर ही नहीं सकता। तो दैट्स हाउ आई ट्राई एंड बिकम गुड पर्सन। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा हुँ, से बहुत अच्छा इंसान था। हर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ करके ही सीखता है। पर एक हुँ। अच्छे इंसान बनने की जर्नी जो होती है ना, वो इस तरह से शुरू होती है कि कोई आपको अच्छे लोग मिलते हैं और आपको अच्छा करने की शुरुआत करते हैं, और ये बड़ी कमाल की होती है जर्नी। बिल्कुल सही बात है। जी। सो आपके बच्चे जी, मेरी बेटी है एक, कितने साल के वो हैं? 11 साल की है। आप मैरिड हो? मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मैरिड नहीं हो। नहीं, आई एम मैरिड एंड आई एम हैप्पी। और मेरी 11 साल की बेटी है, वो भी हुँ, क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ कहानियाँ बोलती रहती है, गाने-वाने गाती है, सारी चीज़ें करती है। तो आपने डिग्री कौन-सी ली? सो मैंने पहले ग्रेजुएशन किया बीकॉम, उसके बाद जर्नलिज्म किया, मास कम्युनिकेशन। ओके, जी, आपने मास कॉम किया है। जी, सो कई बहुत से युवा हैं जिन्हें आरजे फील्ड में कदम रखना है। जी। मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, मेरी वाइफ़ कंचन केसरी, हाँ, उन्हें खुद आरजे वाली वॉइस पे काम करना था। ठीक है। आज भी उन्होंने अपने इस वॉइस पे काम नहीं अब कर तो उन्होंने पाईं। बहुत बड़ा काम कर लिया ऑलरेडी। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि करत करत अभ्यास जड़मत होत जड़मति जान। होत तो जाने, यस, उन्होंने जिस चीज़ पे अभ्यास किया वो हासिल कर लिया। हासिल कर लिया है। और शायद यही आंसर है कि हुँ, आपको अगर आरजे बनना है तो कैसे करना है। तो मुझे आप बताइए कि एक गाँव का लड़का हुँ, इस आरजे लेवल पे आप आ गए। मुझे लगता है कि आपने बिग एफएम जी, और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया है जी, और तीनों दुनिया की इंडिया की जो सबसे 3 बड़ी जी, एफएम कंपनीज़ हैं, उनमें आपने काम किया है। जी। बताएँ उसके बारे में? तो आई स्टार्टेड माय करियर विद रेड एफएम। देन वहाँ पर कुछ डेढ़ 2 साल के आसपास काम करने के बाद मैं बिग एफएम चला गया। वहाँ कुछ 3-4 साल काम किया एंड देन आई स्विच्ड टू माय एफएम। माय एफएम दैनिक भास्कर का है, और वहाँ पर मैंने 12-13 साल के आसपास काम किया। तो रेडियो मेरा मेरा पहला प्यार था। रेडियो मुझे इसीलिए पसंद था क्योंकि मुझे अपने तरह का काम करना अच्छा लगता था। म्यूज़िक के साथ रहना पसंद पसंद था। तो इसीलिए मैं रेडियो में आया, और मुझे मुझे ये समझ में आई बात कि आप जब अपने दिल का काम करते हो ना, तो आपको बहुत हुँ, मज़ा आती है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने आसपास के युवाओं को जो जनरली मुझसे मिलते हैं, उनसे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप अपने दिल का काम ज़रूर करो।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो आपको उसके लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने दिल का काम करते हैं उसके लिए बड़ा जिगरा लगता है। बिल्कुल। मतलब ये एक लव मैरिज की तरह है कि आपको अपने पेरेंट को भी मनाना है और आपकी होने वाली वाइफ के पेरेंट को भी मनाना है। मतलब सिमिलरली आपको अपने पेरेंट को कन्विंस करना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये जॉब पसंद है, और साथ में आपको अपने प्रोफेशन में अपने बॉसेस को भी जस्टिफाई करना है कि मैं इस जॉब के लायक क्यों हूँ। तो ये अपने दिल का काम करना जिगरा लगाने वाली बात होती है, और आप जब अपने दिल का काम करते हो तो फिर आपको मज़ा आती है। आप छोटे घर में रहते हो, छोटी गाड़ी होती है, लेकिन आपको फिर बुरा नहीं लगता बिकॉज़ आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हो। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि अगर आपको आपके दिल का पसंद का काम ना मिले, तब भी करते रहो। दिल लगाकर करते रहो, हो सकता है आपको उससे प्यार हो जाए। हो सकता है दिल लग जाए। दिल लग जाए, प्यार हो जाए। और अगर उसके बावजूद आपका दिल नहीं लग रहा है, तो एटलीस्ट अपनी अर्निंग के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते रहो। जब मेरी पसंद का जॉब मुझे नहीं मिल रहा था, मैं रिसेप्शनिस्ट का काम भी करता था, मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता था, मैं बहुत सारे ऐसे काम करता था जो शायद मुझको पसंद नहीं भी थे। मैं कॉल सेंटर पे भी जाता था, लेकिन मैं कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लगातार चलते रहना ज़रूरी है। तो जिस भी जगह पर काम किया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हो, चाहे वो कॉल सेंटर्स हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें सीखता गया, वो इसी चीज़ के साथ लगातार बना के रखा कि नॉलेज गेन कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन ठीक कर रहा हूँ, नॉलेज ठीक कर रहा हूँ, अपने आप को और बेहतर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ करते रहना पड़ेगी। हर व्यक्ति, अगर आप ये सोचिए कि दिल का काम ही करेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का जॉब मिल जाए। कितने सारे लोग मुंबई जाते हैं, कितने लोग बेचारे एक्टर बन पाते हैं, नहीं बन पाते। तो कभी-कभी दिल का काम करने के लिए आप सोचें, लेकिन ना मिले तो जो काम मिला है उसको ही दिल से कर लें, उससे खुशी मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि आरजे की लाइफ में बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अब स्ट्रगल वर्सेस इसको ईज़ीनेस कैसे बनाएँ? पहले बहुत स्ट्रगल था सर इसके लिए, क्योंकि इनिशियल टाइम पर जब आप किसी आरजे को लेते थे अपने स्टेशन के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता था कि उसको पर्टिकुलर फ़ील्ड्स का नॉलेज हो, स्पेशली क्रिकेट का, बॉलीवुड का, और जो लोकल जिस जगह का रहने वाला है, उस जगह के बारे में उसको इन डेप्थ नॉलेज हो, हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखता हो, फाइनेंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे ये बहुत डिटोरिएट हो गया। अच्छा, आज की तारीख में जो लोग आरजे बनते हैं, वो बस यूँ बन जाते हैं। अच्छा। इफ़ यू लुक गुड, आपका सोशल मीडिया प्रेज़ेंस अच्छा है, तो आपको ले लिया जाएगा। और सोशल मीडिया प्रेज़ेंस तो आजकल किसी का भी अच्छा हो जाता है ना, किसी का भी। किसी का भी अच्छा हो जाता है। कच्चा बादाम का भी हो जाता है। हाँ, कच्चा बादाम का भी हो जाता है। तो आजकल की कंपनीज़ क्या कर रही हैं, आपको बताता हूँ मैं, वो देखते हैं कि कौन इंसान जो है ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर और मेरे शहर का है, मैं उसको आरजे बना लूँगा। 2, 4, 5 महीने भी अगर वो काम कर गया, तो उनकी पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो इनका रेडियो वैसे नहीं चल रहा होगा, तो शायद इसके भरोसे चल जाएगा। ये भी चीज़ आजकल होने लगी है। क्या आपको लगता है कि आरजे का जॉब सिर्फ़ एक जॉब नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है? बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, मुंबई की बात कर रहा हूँ, 26/11 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पर रेडियो थे जिनको सुनने के बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस को भी पता चल रहा था कि सोसाइटी को अवेयर कैसे करना है। तो सोसाइटी को अवेयर करने की ज़िम्मेदारी अगर रेडियो जॉकी की है, तो उसको कितना अपने शब्दों को नपा-तुला बोलना है ताकि कोई कियोस्क क्रिएट ना हो। देयर वाज़ अ रेडियो जॉकी इन दिल्ली, जिसने इंडियन आइडल के एक विनर के जीतने के बाद एक बहुत गंदा स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके बाद में दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। ओह माय गॉड! तो एक रेडियो जॉकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है, आप इस चीज़ को समझें कि आपके ज़ुबान से निकला हर शब्द बहुत फ़िल्टर्ड होना चाहिए। तो मैंने रेडियो में रहकर ये चीज़ सीखी कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहना है, तो पहले यहाँ पर 500 बार वो चीज़ बोली जा चुकी हो। ओह! वो इतनी फ़िल्टर्ड हो कि जब वो बाहर मार्केट में पहुँचे, तो उसका इम्पैक्ट पॉज़िटिव ही हो। कोई व्यक्ति उसको सुनकर कोई गलत इम्पैक्ट ना क्रिएट कर ले अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक रेडियो जॉकी को बड़े भाई के तौर पर देखते हो, बड़ी बहन के तौर पर देखते हो, एक दोस्त की तरह देखते हो। मैंने अलग-अलग टाइम बैंड के शो किए, तो मुझको कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के कॉल्स आते थे। व्हेन आई वाज़ डूइंग नाइट शो इनिशियली, तो लोग अपनी लव लाइफ मुझसे डिस्कस कर रहे होते थे, फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते थे। अब आज की तारीख में जो ये रिलेशनशिप कोच बने बैठे लोग हैं, ये सारी चीज़ तो हम करके पहले ही कर दिखा चुके हैं। एक रेडियो जॉकी ये सब कुछ है, वो एक्टर भी है, वो सिंगर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी, सब कुछ कर चुका है बेचारा वो इंसान। और ये उसको करना पड़ता था, क्योंकि एक आरजे को लोग इस तरह से देख रहे होते थे कि एक आरजे मतलब उसको सब पता होगा,
और वो करता होता था बेचारा। किसी इंसान को बजट के बारे में नहीं पता हो आरजे को, लेकिन 1 महीने में वो बजट को पूरा घोट कर पी जाता था और आपके बजट के सुनने के दौरान आपको बताता था कि बजट में क्या अच्छा और क्या बुरा है आपके लिए। तो आरजे अपने आप को जितनी जल्दी तैयार करता है, वो कोई और प्रोफेशन नहीं करता। तो एक रेडियो जॉकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी आप सोचिए। तो ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए आपको हर चीज़ बहुत नपी-तुली बोलनी पड़ेगी और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वही सस्टेन करते हैं 18-19 साल, अदरवाइज़ तो यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एज़ अ आम आदमी अगर मैं बात करूँ, आम आदमी के दिमाग में ये कभी-कभी आता है जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास डिप्रेशन होता है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हुँ। हमें कब कोई गाइड चाहिए होता है और हम जब रेडियो पे बात कर रहे होते हैं किसी आरजे से, जी। तो हमारे लिए वो भगवान हो जाता है। जी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो जो समझा रहा है, वो सही समझा रहे हैं। हुँ। कैसे करते हैं ये सब चीज़ें? ये बहुत टफ टास्क है रुपेश भाई। रेडियो पर होने पर, जब आप रेडियो पर हैं, तो आपके सारे दुख, दर्द जब आप रेडियो में एंटर कर रहे होते हैं ना, वो दरवाजे के बाहर होते हैं। हुँ, जब आप रेडियो पर आते हैं तो आप हमेशा जोश में होते होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियो की डिमांड ही वही है यार। आप कितने भी दुखी हों, परेशान हों, फ्रस्ट्रेटेड हों, घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, हुँ। लेकिन स्टूडियो में एक बार घुस गए ना बॉस, तो फिर आप जनता के हो, फिर आप लोगों के हो चुके हो। तो लोग जैसा आपसे चाहते हैं आपको वैसे ही करना है। तो बड़ा बड़ा मुश्किल खेल है ये, लेकिन आपको खेलना पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे दोस्तों को। एक लड़की शो कर रही थी और किसी ने उसको नॉक करके बस इशारे में बता दिया कि उसके फादर वाज एडमिटेड इन आईसीयू। ओह! तो उसको बता दिया कि आजा, शो खत्म कर, बाहर आ जा। माय गॉड! लेकिन उसने कहा नहीं, शो खत्म करूंगी, उसके फादर एक्सपायर हुए थे। शो खत्म करूंगी। शो खत्म किया, हेडफोन निकाले, रोई और फिर वहां से गई। और उसके पहले शो में उसने एक पल भी नहीं रोया। नहीं, 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 शो तो है। और वो जो राज कपूर साहब कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, हुँ। वो कहावत यहाँ पर पूरी होती है कि रेडियो जॉकी जब एक बार अंदर घुस गया तो फिर वो पब्लिक का है। कभी-कभी ऐसा गिल्ट हुआ कभी आपको कि यार मैंने उसको ऐसे बताया था, ऐसे नहीं बताना था, ये बताता तो ज़्यादा अच्छा उसको काम आता? ऐसे बहुत सारी बार ही होता है मेरे ख्याल से, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए और उनको लगता है कि यार नवनीत भैया बता दें, वो भैया की तरह ट्रीट करते हैं। हुँ, और मेरे रेडियो करियर में लोगों ने मुझे दादा नाम से कॉल करना शुरू किया, नवनीत दा, नवनीत दा। क्या तो बात वो है! अपने आप, मुझको लगता है जितने भी अवार्ड्स और बाकी सारे सम्मान जो मुझको मिलेंगे, उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझको लगता है दैट पीपल रिस्पेक्ट मी, दे गिव मी लव, दे कॉल मी दादा। तो ये मुझको सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है। लेकिन आप भी, जब आपके पास कोई आता है तो आप भी तो साथ में ग्रो कर रहे होते हो ना। आप भी नया कुछ पढ़ रहे हो, आप भी नए कुछ लोगों से मिल रहे हो। जैसे हुँ, मैं आज आपसे मिल रहा हूँ तो आज मैंने आपसे कोई नई चीज़ सीखी होगी। तो जब मुझसे कोई पूछने के लिए आता है, तो आज जो चीज़ मैंने उसको शायद बताई, हो सकता है आज के हिसाब से ठीक हो, हुँ, कल इससे बेहतर कुछ हो सकता होगा ना। हुँ, तो पॉसिबली जो आज बताया वो हो सकता है आज ठीक हो तो कल गलत भी हो जाए। बिल्कुल, तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं ही होती ना। ट्राई तो कर रहे हैं। आज जो मैंने बताया हो सकता है आज के अकॉर्डिंग ठीक था, कल के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ आएगी। जय किशोर ने एक बार कह दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि मोर जो है वो एक मोरनी जो है वो आँसू पीते हैं एक-दूसरे के, और उस तरह से वो फिर बच्चे पैदा होते हैं हुँ, मोर के, वो सेक्स नहीं करते। अच्छा, बाद में उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि नहीं यार वो गलत जानकारी थी मुझे। अच्छा, तो गलत जानकारी के बारे में जानकारी होना, कि मुझे गलत जानकारी थी और उसको एक्सेप्ट करना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। करेज तो ये चाहिए। करेज चाहिए। पब्लिकली आप कोई चीज़ बोल दो हाँ, ये और उसके एक्सेप्ट योर फॉल्ट हुँ, कि यार ये गलती हो गई थी मुझसे उस टाइम पे। होता है, जी। दर्द होता है, मैंने देखा है ये चीज़। राइट। अगर गलती से आपके स्लिप ऑफ टंग भी हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको बहुत तकलीफ़ बहुत होती है। तकलीफ होती है, बहुत अच्छा वक़्ता हमेशा ये सोचता है यार मैं इसको करेक्ट कर दूँ करेक्ट वापस कर आके। दूँ, और करना भी चाहिए मेरे ख़्याल से। हुँ। ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। सर जब जया किशोरी जी की बात होती है तो हुँ। फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जी। आज के टाइम पे अध्यात्म, हुँ। मोटिवेशन जी। और सोशल मीडिया सब जी, कुछ आ जाती है जी, और ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हुँ। मैं भी खुद सोशल मीडिया में हूँ। मैंने खुद फ़ील किया है कि लोग सोशल मीडिया में आने के लिए बड़े परेशान हैं। तो हुँ। जो लोग सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, उनको क्या आप हिदायत देंगे? कैसे आना चाहिए उनको? नहीं, नहीं, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते ना कि सोशल मीडिया पर कैसे आएँ। अगर आपकी एक पर्टिकुलर एज हो चुकी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आपको अलाउ कर देते हैं, आप सोशल मीडिया पर आ जाते हो, और जाने-अनजाने आप कब उसका हिस्सा, उस ट्रैप का हिस्सा बन जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप
कोई करियर बनाना चाहते हो उस फील्ड में, हम्म, तो फिर तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए भी बहुत सारी सिंसियरिटी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने इतने सारे यूट्यूब पर अलग-अलग चैनल्स बनाए हैं, तो इन चैनल्स को बनाने के पीछे आपने बहुत सारे थॉट दिए होंगे ना उसको। ऐसे तो नहीं कि आप कंचन जी ने और आपने और आपकी बेटी ने सोचा कि चलो शुरू करते हैं और शुरू कर दिया। यू माइट हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट टू एवरी चैनल। हर चीज़ के बारे में सोचा होगा, उसके बाद आपने बनाया और कंसिस्टेंसी से काम किया, डिसिप्लिन से काम किया, तब जाकर आज आपने इतने बड़े-बड़े चैनल्स क्रिएट कर लिए। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी ही है। वो हमारे कबीर जी के दोहे हमारे प्रहलाद टिपानिया जी गाते हैं, हमारे इंदौर की हैं और ये सबसे पॉपुलर है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब माली अगर चाहे कि मैंने आज एक बीज लगाया और मैं 100 घड़ा पानी उसमें आज डाल के आज ही उगा दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम्म, उसका एक प्रोसेस है कि आज बीज बोया है तो कल वो अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे वो फलित होगा और उसके बाद फिर एक पौधा उसमें से निकलेगा। तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी, गिव टाइम टू इट। अगर आप टाइम देंगे तो उसका फल मिलेगा। हम्म, और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी चीज को करने के लिए डिसिप्लिन्ड है ना, तो चीजें होना शुरू होती हैं, अदरवाइज तो नहीं होती हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया करना चाहता हो या किसी जॉब में हो, किसी भी करियर में हो, बिजनेस में हो, बिजनेस के लिए कहते हैं आपको एक पूरा साल उसको देना पड़ता है। 365 डेज अगर आप अपने बिजनेस को नहीं देते हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया पूरा उसके ऊपर। 3 अलग-अलग वसंत उसको देखने पड़ेंगे, तब जाकर समझ आया कि वो बिजनेस चलने वाला था भी या नहीं, या आपने उसको मार डाला। तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसको सर। सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया के लिए मैंने जो फील किया है, आप पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करिए। हाँ, ये बात मुझको सोनू शर्मा जी ने कही थी कि नवनीत एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैसा इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट, वो तो आएगा ही, हम्म, 100% आएगा। अगर आप अपने काम को आज मैंने ए स्केल पर शुरू किया है तो उसको कैसे बी, सी, डी पर और ज़ेड पर लेकर जाऊँगा, इस पर फ़ोकस करोगे ना, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। और जबकि आज की युवाएं ज़्यादातर पहले सोचते हैं कि पहले मुझे पैसे कमाना है, फिर हाँ, बाकी बाद में कर लेंगे। हाँ। इवन कई बार मैंने ये भी मैं देखा है कि वो सीखने के बजाय हुँ, सोचते बस इसको ऐसे करना है, वायरल करना है किसी चीज़ बस को। वायरल करना है, हाँ। मेरी सिस्टर खुद कहती भैया ये वाली वीडियो मैंने बनाया है, इसको वायरल कर दो। मैंने कहा यार हुँ। मेरे हाथ में थोड़े ना नहीं है। है। सोचिए आप जैसा इंसान जिस इतने सारे बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सक्सेसफुली, जब वो इस चीज़ को मानता है कि हमारे हाथ में वायरल करना नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा। नहीं, तो भाई ये तो जनता जनार्दन के हाथ में होता जी, है और जी, जी। मैं कहूँगा वो सरस्वती जी की कृपा होती है कि जब आप कोई चीज़ बहुत बढ़िया आप कर जाते हो, दूसरों के लिए करते हो, तो हाँ, वो लोग हाथों हाथ लेते हैं। लोग अगर कनेक्ट कर गए आपके कंटेंट से तो फिर वो चीज़ें निकल जाती हैं। ये सही कहा आपने। आपने जया केसरी जी को कैसे कनेक्ट किया था? तो मैंने उनका एक शो होस्ट किया था इंदौर में और इट वाज़ द इनिशियल टाइम ऑफ माय पॉडकास्टिंग। बिल्कुल शुरुआत थी और मेरे ऊपर राधा रानी मुझे लगता है इतनी ब्लेसिंग्स रखती हैं ठाकुर जी, मैं बता नहीं सकता। मैंने जो भी चीज़ पॉडकास्ट के दौरान सोची ना, वो बहुत ईज़िली होती चली गई। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं जया किशोरी जी को पॉडकास्ट करूँगा और मेरे पॉडकास्ट की जर्नी के शायद 1.5-2 महीने में ही मैंने जया किशोरी जी को पॉडकास्ट कर लिया। अरे वाह! उनकी टीम से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे जिनके थ्रू नंबर्स मिले थे, मुझे कहा गया था भाई उनकी मैनेजर बहुत रूड है। आज तो बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी वो। अच्छा। बड़ी रूड है, वो बड़ा अच्छे से बात नहीं करती हैं और मैंने उनसे बात करी तो ऐसे लगा कि मेरी कोई पुरानी बहन मुझसे बात कर रही है। क्या बात है! और बहुत ईज़िली पॉडकास्ट कनेक्ट हुआ और बहुत बहुत खूबसूरती से उन्होंने मेरे बैठ के सवालों के जवाब दिए। तो कई बार चीज़ें आप प्लान करते हो लेकिन आपकी प्लानिंग से नहीं होती, वो सब हो रही होती हैं। वृंदावन जाते हैं आप? मैं वृंदावन नहीं जाता, वो राधा रानी बुला लेती है। वाह! तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से वृंदावन नहीं जा सकते, 1 सेकंड के लिए भी नहीं जा सकते। तो मैं जितनी बार भी आज तक वृंदावन गया हूँ, वेदर फॉर माय जॉब और हुँ। डूइंग पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग्स और इवेंट्स, वो सब कुछ जो है वो राधा रानी ने कराया है। मैं ये भी चीज़ बिलीव करता हूँ कि आप वृंदावन में 1 दिन के लिए तो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो शायद, हुँ। लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन से वृंदावन में ज़्यादा रुके हो ना, तो आप वो राधा रानी ने चाहा है कि आप वहाँ पर रुके हो। सो आप अपनी मर्ज़ी से वृंदावन नहीं जाते, वो बुलाया जाता है आपको। ऐसा कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ कि आप वहाँ गए और लगा यार ये तो मेरे लिए हाँ। चमत्कारिक वाक़या है? ऐसे चमत्कारिक ऐसे बहुत सारे लोग अपनी-अपनी कहानी सुनाते हैं, तो मुझको लगता है ये भी एक कहानी हो सकती है शायद क्या, कि
जब मैं लास्ट टू लास्ट टाइम वृंदावन गया था, तो मैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ जब भी तो बहुत सारे अलग-अलग लोग आपसे आकर किसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि भैया राशन दिला दीजिए, तेल दिला दीजिए। और मैं इसी आस में कि शायद किशोरी जी किसी रूप में आकर मुझसे ये चीज़ माँग रही हैं और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो किशोरी जी कराती हैं शायद। तो मैं जब जा रहा था वहाँ से, तो एक छोटी-सी बच्ची वहाँ पर आई और उसने मुझसे आकर कहा कि भैया मुझको सेवफल दिला दोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, ज़रूर। और मैं पास में ही सेवफल का ठेला खड़ा था, उसको मैंने सेवफल दिलवाए और मैंने सेवफल वाले को मैं पेटीएम से अपना पैसे दे रहा था और जैसे मैं पलट कर देखा तब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। ओह माय! और ये शायद मैं पहली बार ही आपको बता रहा हूँ, मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं करी। तो ऐसा कहते हैं हमारे 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 महाराज जी भी इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब किशोरी जी आपको दर्शन देती हैं तो वो आपको एहसास नहीं होने देती कि वो आपके सामने है। और वो चली गई बच्ची। अब मैं स्तब्ध, तब वो आपका गायब रोंगटे कहाँ खड़े हो हो। गई, गायब कहाँ हो गई। और मैं फिर वहाँ से पैदल जो है अपने होटल तक जा रहा था, जिसकी दूरी ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। और धीरे-धीरे शाम बढ़ रही थी तो भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। और मैं फिर वापस से, क्योंकि वृंदावन तो मंदिरों की नगरी है, इतने सारे मंदिर हैं, तो वापस मैं एक मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था और मुझे अचानक से आवाज़ आई, भैया। मैंने देखा तो बच्ची खड़ी थी। उसने कहा, भैया मैंने एप्पल खा लिया। मैं उसके पास तक पहुंचता, शायद उससे उस तक पहुंचने की दूरी 10 मीटर भी नहीं होगी। 10 मीटर मैं उस ओझल। तक पहुंचता और फिर गायब हो गई। कृपा है आपके ऊपर राधा रानी जी का। तो ये होता है, ये वृंदावन में हो सकता क्या बात है। है। ये ऐसे होता है। सो वृंदावन आप फ्रिक्वेंट जाते हो, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं जाता, बुलाते बुला हैं। लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम पे युवा वहाँ पे पहुँचते हैं और जी। अपना कैमरा, मतलब मोबाइल रूपी कैमरा वो हम्म। लेके जाते हैं हमेशा और बहुत से रील्स बना रहे हैं जी। और इस पे बड़ा वाद विवाद भी हुआ है कई बार। हम्म। सो ये कहाँ तक सही है? पूरी तरह से गलत है। जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हो, चाहे वो केदारनाथ हो या वृंदावन हो या अयोध्या हो, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अपने इष्ट की तलाश में वहाँ पर जा रहे हैं, आप उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको उनके दर्शन ही करने चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज प्रेमानंद जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको अपने भगवान के दर्शन करने हैं, तो आप उनको देखिए, फिर एक बार आँख को बंद करके उस छवि को अपने भीतर उतारिए, फिर देखिए, फिर आँख बंद कीजिए। आपके अंतर मन में आपके इष्ट बस जाएँ। आपकी इच्छा तो ये होनी चाहिए ना कि आपके कैमरे में बस जाएँ। अगर आप अपने कैमरे के अंदर ही लगे हुए हो, तो आपने अपने इष्ट को, अपने भगवान को अपने अंदर जाने का मौका ही नहीं दिया। हो सकता है आपके भगवान जाना चाहते थे, लेकिन आपने खुद ही प्रयास नहीं किया। तो आप अगर केदारनाथ में जाके डांस कर रहे हो, भंगड़ा कर रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, तो आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हो एक्चुअली। आप अपने गुरु तक, अपने भगवान तक पहुँचने की जो एक छोटी-सी कोशिश करनी चाहिए थी आपको, वो आपने करी नहीं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत गलत चीज़ है। और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए प्रयास करने चाहिए कि इस तरह की जगह पर मोबाइल्स बैन किए जाएँ। कि आप वहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। आप भगवान के दर्शन के लिए आए हैं कि ना कि आप रील बनाने के लिए। जो राधा वल्लभ लाल जी के जो मुख्य पुजारी हैं, मोहित मराल जी, जय जय जिनको कहते हैं, वो बड़े नाराज़ होते हैं इस चीज़ से और कहते हैं कि यार ये दिखावा चल रहा है। लोग यहाँ पर सिर्फ रील बनाने के लिए आते हैं और चाट पकौड़ी खाने के लिए आते बिल्कुल हैं। सही बात इनको है। भगा देना चाहिए। अगर जिस दिन ये हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे जो भीड़ बिना कारण की आ रही है, ये कम हो जाए। तो जो डिज़र्विंग लोग हैं, सिर्फ वही वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है, दिखावा के बजाय कई बार ये भी होता है कि लोग ब्रांड बिल्डिंग करने पहुँच जाते हैं वृंदावन और जी, जी, केदारनाथ जी, जी। जैसे जगह पे। बिल्कुल जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए, जैसे कि आपने कहा, कुछ गवर्नमेंट के भी कदम उठाए जाने चाहिए। हुँ। लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही बोल सकते हैं। जी। आप यकीन मानिए, अभी हम जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई धाम है, क्योंकि कंचन अंदर से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत जी, ज़्यादा। जी, जी। तो शी ऑलवेज सेज, एक फोटो हो गया ना, अब हो गया, बस बस, आप रख बस, लो। बस, एक बस। फोटो रख लिया कि आपने सफिशिएंट है। यादगार के लिए, हाँ। और अपने व्यूअर से शेयर कर दिया, दैट्स इट, हाँ, खत्म। हाँ। जी, जी। कोई रील नहीं, कोई हाँ, कुछ नहीं। जी। ये एक्चुअल में बहुत, मैंने खुद ये करके देखा है, फील होता है। हुँ। यार, आप रीलबाजी वहाँ करने क्यों गए हो? आप यहाँ पूजा करने गए हो, आप आध्यात्मिक रूप से आप वहाँ गए हो कि अपने इष्ट देव को आप मिलने गए हो। जी। अदरवाइज़ तो भगवान कण-कण में, घर-घर में है, इस हर माइक जगह में आपके भी, इस भीतर ही लाइट तो में वही भी। है।
आपके भीतर ही तो वही है। इस भीतर भी है। हम जी। वहाँ इसलिए जा रहे हैं, हम उस ऑरा को फ़ील करने जा रहे जी, हैं जी, कि जी। यहाँ पे भगवान ने हाँ, ये कृत किए। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि आपके गुरुजी जी, प्रेमानंद जी हैं। जी। आपने उनसे दीक्षा ली है? नहीं, मैं उनको मानता हूँ अपने दिल से, दीक्षा अभी तक नहीं ली है मैंने। लेकिन मैं उनको दिल से अपने गुरु मानता हूँ और ऐसा वो भी कहते हैं और हमारे साथ के लोग भी कहते हैं कि अगर आपने उनको दिल से गुरु मान लिया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको दीक्षा दे दी है। क्या बात है! आप मिले नहीं उनसे अभी? मैं मिला हूँ। तो मैं स पहली बार जब आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले, जी। तो आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं विराट और हाँ, अनुष्का जी गए थे, तो जी, उनके बारे में उन्होंने कुछ बोला जी, और बड़ा वायरल भी हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले जी, और ये इतना बड़ा अवार्ड लेके आए और जी, मैच जी, जीते। जी, जी। मैं जब उनके पास गया ना, तो सच बताऊँ मैं सवाल वगैरह सोच के गया भी नहीं था। और क्योंकि उनके जो एकांतिक वार्तालाप होते हैं, अगर आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, तो वो आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे चुके होते हैं। जो लोग वहाँ पर जाकर सवाल कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों वो शायद कैमरे के सामने आने के लिए उस तरह से सवाल पूछते हैं और बना लेते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं। अच्छा। सब कुछ दे चुके हैं वो। अब अगर आप अंत में देखें तो महाराज जी जो है, उन्हीं बातों को बार-बार आपके सामने अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे होते हैं क्योंकि आप बार-बार उनसे अलग-अलग तरीके से पूछ रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपकी जिज्ञासा को शांत कर दें। अदरवाइज़ उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाना था, वो ऑलरेडी पचासों बार कहा जा चुका है कि आपको अच्छे आचरण करना है, अच्छी बुद्धि रखना है, नाम जप करना है। यही तो बात है, हर बार बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि नाम जप करें और सबसे बड़ी शक्ति नाम जप है। अब इसके बावजूद आप 50 क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। हुँ। सब कुछ हर चीज़ का जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं वो। तो मेरे मेरे ज़हन में तो कोई क्वेश्चन नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। मैंने जब मुझसे पूछा गया कि क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस कागज़ पे लिख दें, मेरे पास एक कागज़ आया, तो मैंने सिर्फ़ धन्यवाद लिख कर भेज दिया क्या बात कि है! आप इतने सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो मेरे पास तो कोई सवाल उस टाइम भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो गुरु गुरु के मिलने की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि गुरु आपको मिल गया मतलब आपके सवाल खत्म हो जाने चाहिए। गुरु के मिल जाने के बाद भी अगर आपके भीतर सवाल उठ रहे हैं तो फिर क्या मतलब गुरु के होने का? हुँ। तो मेरे को तो गुरु उस तरह से मिल चुके हैं। मेरे मेरे ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं है उनसे पूछने के लिए और दीक्षा हो जाएगी तब भी मेरे पास कोई सवाल नहीं होगा उनसे पूछने के लिए। आप दिल से मानते हो उन्हें। जी। अच्छा, मैंने सुना है कि प्रेमानंद महाराज जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। नहीं जाते। सच है? बिल्कुल 100%। तो इतने लोग गए उनसे मिलने, बहुत से बड़े-बड़े शख्स लोग गए मिलने उनसे और आशीर्वाद लिया या फिर मुलाकात हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक प्रेमानंद जी महाराज जी से नहीं मिले। जी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। मुझे लगता है अभी तो योगी जी भी नहीं गए, वो तो यूपी में ही रहते हैं। हुँ। है ना? अदरवाइज़ आप यूपी के बहुत सारे मिनिस्टर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखें, वो सब महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हुँ। तो आदित्य योगीनाथ जी क्यों नहीं गए? जबकि वो खुद भी इस फ्रेटर्निटी को बिलॉन्ग करते हैं। वो हुँ। खुद भी एक संत रहे हैं, तो वो भी जा सकते थे। और जाना तो पड़ेगा। जाना क्यों? चाहिए। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी नहीं जाएँगे कभी। हाँ, नहीं है वो तो उनको जाना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि संयोग भी कोई चीज़ होती है शायद। हुँ। जब जिस दिन जो चीज़ होनी होगी ना, वो ज़रूर होगी। हो सकता है मोदी जी ज़रूर उनके दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे और ना पहुँचे तब भी क्या उनका अच्छा होना है, बुरा होना है, वो सब माया भगवान की लिखी हुई है। अगर वो जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में ज़रूर बात होगी। पता नहीं, मुझे नहीं लगता इस बारे में बातचीत होगी। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह के इंसान है ना, वो किसी भी तरह की निर्मम हत्या या इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। अच्छा। तो वो शांति में बिलीव करने वाले इंसान हैं। तो वो किसी तरह से इस तरह से कहें कि आर्मी जाकर धावा बोल दे या इस तरह। हाँ, आर्मी के लोगों का रिस्पेक्ट बहुत है उनके दिल में। अच्छा। किसान और जवान को लेकर जो भाव उनके उत्पन्न होते हैं, आप उनके एकांतिक में सुनेंगे, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देश के जवान को तो बहुत सम्मान करते हैं वो। मैंने उनका एक बार दर्शन किया है रोड पे। जी। और जब मैं गया था, मेरी तरह कई लोग थे जो आँखें बंद करके बस ध्यान कर रहे थे और मैंने जो फ़ील किया, मेरी आँखों में बिल्कुल ऐसे आँखें मतलब जैसे उनकी आँखों से मुझे आशीर्वाद मिल रहा हो। ऐसे ना ही होता उन्होंने है। वर्ड कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला, लेकिन वो आँखों से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे ही जैसे कि होता उन्हें है। पता है कि मैं
क्या चाहता हूँ, जी, जी। ऐसा फील हुआ? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात कही पहले भी। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने उनसे दीक्षा ली और अब वो वृंदावन वास ही कर रहे हैं। और इतनी खुशी-खुशी बताते हैं वो इस चीज़ को कि जब हम लोगों ने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे, तो वो अपनी आँखों से ही आपको बता देते हैं कि मैंने तुझको चुन लिया है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैंने सुना है कि कॉरिडोर बनने वाला है। जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है, उसको लेकर 2 गुटों में लोग बँटे हुए हैं। एक गोस्वामी परिवार जो कि बांके बिहारी की सेवा में है और दूसरे वो लोग जो वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। अगर इसको हम लोग बहुत बैलेंस्ड तरीके से समझें, ठीक है? ये उन कुंज गलियों की बात कर रहे हैं जिनमें भगवान कृष्ण का बचपन बीता है, भगवान कृष्ण वहाँ पर कभी रहे होंगे, हम इस चीज़ को मानते हैं। वो चाहते हैं कि उन कुंज गलियों को वैसा ही रखा जाए, उसमें अगर कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उस तरह से एस्थेटिकली बदलाव किए जाएँ ताकि वो गलियाँ वैसी ही रहें, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण की यादें हैं। तो वो उसको कैसे ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए जाएँ, कॉरिडोर बनाएँ कि वो गलियाँ वैसी ही रहें और जो उनका भाव है, लोगों की जो भक्ति है उसके साथ वो जुड़ी है, वो वैसी बनी रहे। हम इस चीज़ को भी जानते हैं सर और कि जहाँ-जहाँ कॉरिडोर्स बने हैं, चाहे वो बनारस हो या हमारा उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, उसके बनने के बाद चीज़ें सुधरी हैं, बेहतर ही हुई हैं। तो अगर गोस्वामी परिवार के लोग और ब्रजवासी इस चीज़ को थोड़ा-सा खुले हृदय से या ओपन भाव से देखें, तो शायद कॉरिडोर बनने से फ़ायदा ही होगा। 100% होगा। क्योंकि कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ललन टॉप की किसी रिपोर्टर ने एक बहुत सज्जन व्यक्ति का जो कि बुजुर्ग थे, उनको जिस सिर्फ उनके माइक उनके चेहरे तक लेकर गया एंड ही वाज वीपिंग, ही वाज क्राइंग कि कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है। अगर इतनी भीड़ में अगर मैं आना चाहता हूँ, मेरी भक्ति है भगवान के प्रति, तो एक डर भी होता है कहीं मर ना जाऊँ। तो वो भाव भी ज़रूरी है कि हर इंसान वहाँ पर आना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन सुविधाएँ भी इम्पोर्टेंट हैं। जिस गली से निकलने पर लोग दबकर मर जाएँ बेचारे, ये अभी रिसेंटली कल की भीड़ परसों 6.5 लाख लोग जो हैं वृंदावन पहुँचे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन करने के बाद लोग बांके बिहारी के, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। उस भीड़ को आप देखें अगर ना, तो आप घबरा जाएँ। अभी रिसेंटली मैं इसको इस चीज़ से इसलिए भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, बेंगलुरु में जो हुआ सर आप उसको देखें। बेंगलुरु में बैंगलोर की जीत के बाद जो पागलपन हुआ है, कितने लोग मर उसकी गए। ज़िम्मेदारी किसने ली? विराट कोहली ने ली, गवर्नमेंट ने ली, एडमिनिस्ट्रेशन ने ली, किसी ने नहीं ली। एक बाप अपने बेटे की कब्र पर जाकर रो रहा है। वो बच्चा भी शायद बैंगलोर का फैन होगा, जो विराट कोहली को देखते हुए खुश होता होगा कि यार विराट कोहली ने छक्का मार दिया, जीत गया। 18 साल की बाद की जीत आपको मिल गई, लेकिन वो बच्चा तो 18 साल का भी नहीं हो पाया। उसका बाप तो इस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर अपने आप को कोसेगा ना कि मैं क्यों उसको लेकर चला गया वहाँ पर, ये मेरी गलती थी। तो सबसे पहले आपकी जान की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, फिर आपके परिवार की है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के लिए सोच रहा है, तो आई एम श्योर आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा सर। एक बार हम लोग भी जा रहे थे वृंदावन में दर्शन के लिए और हमको धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि भीड़ बढ़ रही है। हम बढ़ेगी। उल्टे पैर वापस आ गए सर, हम उल्टे पैर वापस आ गए और हमने इस चीज़ में ये माना और भगवान से वहीं हाथ जोड़ लिए कि शायद आपकी ये मर्ज़ी है कि आज दर्शन ना हो, लेकिन हम हमारी बेटी घर पे, हमको उसके लिए वापस जाना है। तो हर इंसान को ये दिमाग लगाना पड़ेगा यार कि हम किसी भीड़ का हिस्सा होंगे तो क्यों होंगे और किस शर्त पे होंगे और किस कीमत पे होंगे। क्या हम अपने आप को मारकर उस भीड़ का हिस्सा होंगे या कि अपने बच्चों के मर जाने तक वहाँ पर भीड़ का हिस्सा होंगे? तो ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सोचना पड़ेगा सर। मैं अभी होली पे गया था बरसाना, जी। और बरसाने पे जब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वहाँ हमने मतलब मैं मेरी वाइफ ने फील किया, कंचन ने ये चीज़ बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बार-बार एक ही पॉइंट पे हिट कर रहा है जी, जी, पिचकारी से। जी। और वो जब 2 बार बोली कंचन ने, तीसरी बार जब मैंने सुना, तो हमें लगा यार ये कितना वियर्ड हो सकता है कि हम यहाँ होली खेलने आए हैं और सामने से कोई रंग लगाने के बजाय कोई एक ही पॉइंट पे बार-बार गलत तरीके से हिट कर रहे हैं। और बाद में मैं आया तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। जी, जी। तो अभद्रता भी हो रही है और ये भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया का नेगेटिव एस्पेक्ट है कि कुछ नेगेटिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कुछ रील्स बनाने के चक्कर में भी गलत काम करते हैं। मैंने देखा ये चीज़। जी। तो ये सब चीज़ों पे आपका क्या टेक है? देखिए एक बात बताता हूँ मैं।
भगवान कृष्ण जब थे इस धरती पे, हम्म, है ना, जब मानव अवतार लेकर वो आए, तो क्या उस टाइम पर नेगेटिव लोग नहीं थे? थे। तब भी कंस था ना। तो इसको इस तरह से देखें कि भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में हर इंसान अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। आज भी कंस है आज भी कंस हैं, आज भी रावण जिंदा और घूम रहे हैं हमारे आसपास। हम्म, तो हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और हमको अपनी सेफ्टी, जैसे मैंने कहा कि आपकी जान की रक्षा आपकी पहले है, तो वैसे ही आपकी सेफ्टी भी सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के पास तक तो बात बहुत बाद में जाती है। मुझे लगता है कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं ना, हम खुद ही वहां पर ना जाएं। When I was taking Avoid करें। podcast of चित्रलेखा जी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात मुझसे कही कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी नवनीत कि आप होली पर यहाँ पर ना आए, क्या बात। बहुत भीड़ होती है। मैं आपको अगर वृंदावन आना है हाँ या अगर आपको इस मस्ती का हिस्सा होना है, तो आप जन्माष्टमी पर आइए, होली पर पर मत आइए। होली पर मैं गया था, एक इसके पहले की होली पर, जी और चित्रलेखा जी के घर में ही था। जी और मैंने जो देखा, जो देवी जी हैं, उनको देवी जी बोलते हैं, और जी सच में देवी जी हैं, जी जी वो होली अपने 2-3 फैमिली मेंबर्स में ही खेला। भी खेलती है, मैंने सही उनसे बात है। पूछा, आप यहाँ के ही हो कि आप वहाँ क्यों नहीं गए जी 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 कि वृंदावन में जाके होली जी खेले? तो बोले कि देखो, घर घर में कान्हा है, और उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, अपनी इन लॉज के साथ जी होली खेला, जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्यार वाली होली, बस इतना। बहुत अच्छे से खेलते हैं वो लोग। माधव भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, और उनके परिवार के लोगों से भी मतलब इंस्टाग्राम पर बातचीत होती है। तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी जो सासू माँ हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। गौ सेवा करते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत गौ सेवा awesome। करते हैं गौशाला में। तो मैंने मतलब देखा है, गऊ के लिए उन्होंने आईसीयू बनवाया जी है, जी जी, सारी खाने पीने का प्रिपरेशन, व्यवस्था किया है, बहुत एवरीथिंग, सी चीजें हैं। बहुत सारे। और मेरे ख्याल से साधुवाद इसी को कहते हैं। ये नहीं है साधुवाद कि आप साधु बन गए, आप काम अच्छे करिए। जी चलिए, तो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर जैसे कि ये योगी जी, मोदी जी और प्रेमानंद जी महाराज, जी इन तीनों में से अगर कभी आपको पॉडकास्ट करना हो तो कैसे करेंगे? पॉडकास्ट कर मैं तीनों के साथ ही पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, क्या अपने अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। लेकिन महाराज श्री के साथ बैठकर बातचीत करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा। बट चूंकि मैंने पहले भी कहा कि उनसे पूछे जाने के लिए मेरे दिल में और दिमाग में अब कोई सवाल है नहीं, तो जो सवाल होंगे शायद वो जनता के या पब्लिक की होंगे, जो उनकी जिज्ञासा होंगी वही पूछे जाएंगे। अदरवाइज मेरे दिल में उनसे पूछने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। तो बड़े पॉडकास्ट की अगर इच्छा की, जो अभी पॉडकास्ट क्या होता है, आपकी के शो पर कितने बड़े गेस्ट आए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बनती है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो मैं मोदी जी को जरूर पॉडकास्ट करना चाहूँगा। क्या बात है। सो मोदी जी, मुझे भी एक बार मौका दीजिएगा इनके बाद। हम जॉइंटली कर लेंगे साथ में बैठ के। वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी जो कॉन्क्लेव हुआ था, उन्होंने प्राइजेस बांटे थे, जी अपने रणबीर अलाहाबादिया जी को भी दिया था, जी और बहुत से लोगों को दिया था। जी सो एक शिकायत भी मेरी रही है उनसे, जी जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोदी जी से करना चाहूंगा, कि उन्होंने सबको दिया, बट एजुकेटर्स को नहीं दिया। हाँ, किसी भी टीचर को अवार्ड नहीं दिया। हाँ। क्यों? मुझको लगता है सेलेक्टिंग कमेटी जो है ना, वो बहुत अपनी तरह की दूरबीन पहनकर लोगों को देखती है। ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तरह का एक चश्मा उन्होंने लगा रखा है, उस चश्मे से लोगों को देखते हैं, और उस चश्मे के अंदर जो फिट बैठते हैं उन्हीं को अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये एक दुख मेरे दिल में भी है कि बहुत पर्टिकुलर बड़ी चीज़ें करने वाले लोगों को जो आप अवार्ड देते हैं, फिर बाद में वो क्या निकल कर सामने आते हैं, आप ये भी देखते हैं। जिन पॉडकास्टर्स को आपने अवार्ड दिए, बाद में किस तरह की छीछा लेदर करते दिखाई दिया, आप ये भी इस चीज़ को समझते हैं। तो जो जैसा दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, वैसा होता नहीं ना। अब रिसेंट एक केस बताता हूँ मैं आपको। विजय माल्या का पॉडकास्ट 4 घंटे का वायरल हो रहा है। जबरदस्त। राज शमानी को क्या अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था? बिल्कुल था। कि आप जानते हैं कि किसी पॉडकास्ट के थ्रू आप किसी इंसान की इमेज को बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप उसे तीखे सवाल पूछें? पेड पॉडकास्ट क्या होता है? पेड पॉडकास्ट का उद्देश्य ही होता है किसी इंसान से पैसे लेकर उसकी छवि को बेहतर किया जाए। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ ऑलरेडी कमा चुके हैं, बीट राज शमानी और रणवीर अलाहाबादिया, इन लोगों ने तो बहुत कमा लिया ना सर, पैसे भी कमा लिए, नाम भी कमा लिया। टीआरपी इनसे चलती है। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी
कि तो ठीक अगर है। विजय माल्या के आसपास कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुँच पाया, आप अगर पहुँचे, तो आप सच सामने लेकर आते ना। आप तो उसको एक साधु की छवि में लेकर आ गए सामने। अब तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे उसके ऊपर देने के बनते हैं। हाँ। हालत ये खराब कर दी कल मैं आपने। भी शादी में गया था और वहाँ कई लोगों ने कहा, यार बहुत अच्छा आदमी था वो। हाँ। विजय माल्या बहुत अच्छा बहुत आदमी अच्छा आदमी था। था। सोचिए आप। और आप देखिए ये राम के काले से चला आ रहा है कि मतलब उनके जब दरबार में लोग कहते हैं कि सीता मैया जब समाहित हुई, जी। तो उसके पहले नहीं वो बोलते हैं कि कुछ आधी पब्लिक एक तरफ हो गई, आधी पब्लिक एक तरफ हो गई कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हुँ। और कुछ पब्लिक कह रही नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ। आप उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करिए। तो ये पब्लिक है, पब्लिक का हमेशा रिएक्शन बटा हुआ होता है, हुँ। लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि जो सेंटर में है, हुँ। जिसकी जो जैसे यहाँ पे राष्ट्रमानी जी थे, वो सेंटर में थे, उन्हें एक तरफ नहीं होना चाहिए कि नहीं, नहीं भाई ही इज़ द हीरो। उस शो का एंड देखा आपने? हाँ। उस शो के एंड में भाई साहब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो छवि जो खराब हो गई थी वो किस वापस तरह आ से जाए। बेहतर हो जाए, लोग आपके बारे में उस तरह सोचें जिस तरह से कि आप सोचवाना चाहते हैं। क्या है ये? आपने कितने पैसे लिए मुझे नहीं पता, हुँ, और लिए भी हैं कि नहीं लिए ये भी हमें नहीं पता। हुँ। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी, आपको ये पता होनी चाहिए थी। बीइंग अ सो बिग इन्फ्लुएंसर, बिग पॉडकास्टर ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि जब राजशमानी का दौर शुरू हुआ, वो दौर था जब रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी हुई थी। हुँ, वहाँ से राजशमानी और एक लेवल अप हुआ। लेवल तो अप आपकी ज़िम्मेदारी लेवल अप होने पर तो और बढ़ जाती थी ना, कि ये वैसे ही बात है। जो गलती रणवीर ने की हुँ। मैं वो ना करूँ, मैं उससे बेहतर करूँ। तो आपको करना चाहिए था। अगर आपको मौका मिले कभी वापस से जी। विजय माल्या जी के साथ जी। पॉडकास्ट करने का, उसको किस तरीके से पेश करोगे आप? मैं बैलेंस्ड करूँगा सर। मैं वो सारी बातचीत निकाल कर लेकर आऊँगा जो एक्चुअली इस देश की जनता जानना चाहती है। वो सच निकलवाना चाहूँगा जो सच है। अगर वो विजय माल्या के लेवल पर सच है तो वो भी सामने आए। जो देश के लेवल पर सच हो तो वो भी सामने आए। जो किंगफिशर के एम्प्लॉइज़ के साथ गलत हुआ वो भी सच सामने आए। कितने सारे बेचारे पेरेंट्स परेशान हुए हैं, आपको पता भी नहीं होगा शायद, है ना? सुसाइड्स हुए हैं इस दौरान, बहुत। है ना? कि फैमिलीज़ पर आप सिर्फ़ ये बोलकर कि मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आपने गलती तो की है। उससे बेहतर मैं सुब्रत रॉय को मानता हूँ फिर, जिसने इस देश में रहकर, जेल में रहकर अपनी कोशिशें करता रहा आखिर तक, फिर मर गया। हुँ, आप नीरव मोदी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को आप इनको बख्श थोड़ी सकते हो यार। ये देश के द्रोही हैं। इन्होंने देश को चूसा है, गड्ढा किया है इसके अंदर और भाग गए और। तो आप इनके बेहतर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? आपको तो सच सामने लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, उस सच के बाद हो सकता है आप वो अच्छा निकल जाए। हुँ। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश ही यही करी कि इसको आपको पॉजिटिव ही दिखाना है, तो ये तो गलत है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगली बार अगर आप पॉडकास्ट करते हो नीरव मोदी जी से या माल्या जी से, तो आप निष्पक्ष रूप से चीज़ों को निकालना जी, पसंद करोगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म स्टूडेंट, मैं तो यही करूँगा। आज की तारीख में अगर बात करूँ तो जब लोगों ने ये दिमाग में सोचना शुरू किया था कि पॉडकास्ट करूँगा तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ करूँगा। आई हैव स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट विद सेलिब्रिटीज़। मैंने सोचा कि नहीं, पॉडकास्ट सेलिब्रिटी के साथ नहीं करूँगा। हुँ, अब मैं उन लोगों के साथ करूँगा जिनको सुनकर मेरे व्यूअर्स को कुछ वैल्यू ऐड होता है। तो मैंने हेल्थ पर बेस्ड पॉडकास्ट ज़्यादा करना शुरू किए। मैंने हुँ, स्पिरिचुअलिटी पर, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, उनके साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया। और उसी फ़हरिस्त में फिर जया किशोरी जी, चित्रलेखा जी, इंद्रेश उपाध्याय जी, सोनू शर्मा, ये पुंडरीक महाराज जी, उनकी वाइफ रेणुका जी, इन सबको मैंने पॉडकास्ट किया। उसके पीछे यही थॉट था कि जब मेरे शो पर कोई आए तो वो नाम बड़ा सिर्फ हो इसीलिए ना आए, बल्कि वो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे इसीलिए आए। तो वो थॉट मेरे दिमाग में था हमेशा से। सर पॉडकास्ट से कोई भी मतलब बड़े-बड़े ज़ीरोधा के फाउंडर, जी, जी, निखिल कामत। हाँ, निखिल सर भी आ चुके हैं जी। पॉडकास्ट में। मुझे लगता है कि जो ये मन की बात जो है प्रधानमंत्री जी करते जी। हैं, वो भी एक तरीके का वन वे पॉडकास्ट ही है। हाँ, 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 इनफैक्ट वो कोशिश तो करते हैं, उनकी टीम की जो पॉज़िटिव स्टोरीज़ हैं, वो लेकर आएँ, और मेरे ख़्याल से ये बहुत खूबसूरत चीज़ है मोदी जी जो कर रहे हैं मन की बात के थ्रू, कि जितने भी अलग-अलग हिंदुस्तान के अलग-अलग तबके के, बिल्कुल ऐसी जगह के जहाँ पर शायद हम जा ना पाएँ, वहाँ की अच्छी कहानियों को लेकर आते हैं और हम लोग को इंस्पायर करते हैं कि जब ये इंसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? तो वो चीज़ मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है, जो मोदी जी और उनकी मन की बात के थ्रू हो रही है। मन की बात में अगर आपको एक चेंजेस करने का मौका मिले, हुँ। तो आप क्या बड़ी चेंजेस लेके आओगे उसमें?
मन की बात में मैं एक्चुअली जिस तरह से इसको देखता हूँ, मन की बात अभी ऑडियो पर रिस्ट्रिक्टेड है। आई पर्सनली फील कि मोदी जी अगर इसको वीडियो में कन्वर्ट कर देते कि वो ऑल इंडिया रेडियो पर तो जाए ही जाए, लेकिन साथ में उसका टेलीकास्ट कुछ ऐसे फॉर्मेट में किया जाए कि एक हॉल में सिलेक्टेड लोगों को जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो वहाँ पर इस उनके हॉल में उनके साथ बैठे हों, उनके साथ उन लोगों की कॉन्वर्सेशन गुफ्तगू चल रही है और उसका वीडियो वर्जन जो है यूट्यूब पर आ जाए, तो क्या कहीं ना बात कहीं उसकी पॉसिबिलिटीज़ और वायरल होने की। कभी क्या हो रहा है, मन की बात एक बार टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो गया ऑल इंडिया रेडियो पे या बाकी सारे चैनल्स पे, उसके बाद फिर उसका कुछ नहीं होता है। सही बात है। लेकिन वो कहानियाँ इतनी खूबसूरत हैं, अगर वो वीडियो फॉर्मेट में आ जाती हैं तो वो कहानियाँ आगे वायरल हो सकती हैं, जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है बेहतर करने के लिए। तो अगर उसका वीडियो वर्जन, क्योंकि वीडियो की बात चल रही है ना, हमारे हिंदुस्तान में आज पॉडकास्ट सुन कर रहे हैं लोग, देख ही तो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वीडियो बन जाए ना वो, तो कमाल हो जाए सर। क्या बात है सर। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपके लाइफ से कि आपने बहुत कुछ किया है। Thank सबसे you, बड़ी sir. बात है कि आपने आरजे की लाइफ को जिया है, जी। बट अभी भी चाहे वो नीचे जा रहा है ग्राफ, उसके बावजूद भी आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आरजे की लाइफ से। वो मेरे लिए वो हमेशा रहेगी सर, हम्म, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार जिसको बोलते हैं ना, वो था। तो मैं रेडियो को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनफैक्ट रेडियो फिटर्निटी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि एक मीडियम है जिसमें सिर्फ आप बोल ही रहे हो हम्म, और बोलकर आपको कितने सारे इमोशंस लोगों को बताने हैं। आपके पास देयर इज़ नो मीडियम जिसमें आप पिक्चर के थ्रू या वीडियोस के थ्रू बता सकते हो। तो वो मीडियम बहुत कमाल है सर। कुछ रैपिड फायर हाँ ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ कीजिए। सो सबसे पहला कि जब पहला शो आपने किया जी। वो कौन थे? जो बड़ा शो था आपका पहला? आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आरजे के लाइफ में। जब आप आरजे थे तो पहला शो आपने किसके साथ किया? सर पहला शो तो मेरा इंडिविजुअल शो था, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ हो तो इट वाज सोनू निगम। सोनू निगम के हाँ साथ। जी, तो सबसे बड़ा शो था मेरी लाइफ का। डर लगा? नहीं, डर नहीं लगा, मैं बड़ा एक्साइटेड था उस चीज़ को लेकर, कॉज़ सोनू निगम का मैं इतना बड़ा फ़ैन कि बता नहीं सकता मैं। तो उनसे मिलने का ख्वाब था और रेडियो करने के पीछे रीज़न भी यही था कि कहीं न कहीं अच्छी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैं पसंद करता, उनको मिल लूँगा। तो सोनू निगम से तो मिलना ही था, तो एक्साइटेड था, डर बिल्कुल नहीं था। कभी ये लगा है कि आरजे की आवाज़ ही पहचान है, मैं बाहर जाऊँ तो मेरी चेहरा भी पहचाना जाए? जी। नहीं, डर नहीं था, मैं चाहता था कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो लोग मुझे देखें भी और उस तरह से भी पहचानें कि यार वो आरजे नवनीत है, वो दिखता अच्छा है, बात अच्छी करता है, अच्छा इंसान है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। बिकॉज़ मुझे कई बार मेरी ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी निकाला गया। सो मुझे लगता है कि अब जब लोग मुझे देखें तो बोलेंगे नहीं यार, अच्छा ठीक कपड़े पहनने लगा है ये। क्या आरजे की आवाज़ पे काम जो किया जाता है वो आम आदमी भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कुछ छोटी-छोटी बेसिक प्रैक्टिसेज़ होती हैं, अगर वो की जाए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती हैं, आवाज़ में बेस लाने के लिए थोड़ी बहुत प्रयास होते हैं, वो किए जा सकते हैं। प्रोनंसिएशन को लेकर जो होता है, तो ये अगर किया जाए तो किया जा सकता है। और मैं अब ऐसा मानता हूँ कि अब रेडियो जॉकी की आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है, अंदाज़ इम्पोर्टेंट है। क्या बात! अगर आप देखें तो आरजे रौनक की आवाज़ जो है बहुत अच्छी नहीं है, मलिष्का की आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है, अंदाज़ अच्छा है। बोलने का तरीका, स्पॉन्टेनिटी, ये बड़ा गेम खेलती है। तो आवाज़ तो बहुत सेकेंडरी चीज़ हो गई है। अच्छा, आरजे बनने के लिए क्या उर्दू लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है? अब तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं सर, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। चलिए वापस आते हैं हम पॉडकास्ट पे। पॉडकास्ट करने के लिए क्या ये ऐसा माइक इम्पोर्टेंट है? अच्छा लगता है, होना चाहिए। अच्छा। पॉडकास्ट करते समय जी। किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? पॉडकास्ट करते समय सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन अबाउट द गेस्ट एंड जो भी चीज़ आप कवर करना चाहते हैं उसके बारे में आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है तो आप अच्छे क्वेश्चंस तैयार नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, आपका गेस्ट को बुलाने के पहले आपके स्टूडियो की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपकी टीम का हर इंसान उस गेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानता हो। जैसे हमारी टीम के लोग, जब हम यहाँ पर इसी स्टूडियो में पॉडकास्ट करते हैं तो हमारी टीम का हर इंसान उस बारे में जानता है कि क्या आज हम जिस बंदे को बुला रहे हैं वो किस फील्ड को बिलोंग करते हैं और क्या उनसे निकलवाया जाना है। और थर्ड, एडिट। जब हमारा बंदा ये जानता है कि ये गेस्ट हैं तो उसका एडिट पर मुझे क्या काम करना होगा, अगर ये 3 चीज़ दिमाग में होती तो अपने आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अच्छा निकल कर आता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आज का रुपेश ये भाई। पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि मैं एक मिशन लेके निकला हूँ कि अपने सारे व्यूअर्स को नॉलेज देंगे और हर एक नॉलेजेबल व्यक्ति को ले आएँगे अपने पॉडकास्ट चैनल पर, और आप आए इसके लिए धन्यवाद। Thank you so much. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे इतने दिनों से बात कर रहा था, आज मैं आ पाया।
मेरे भीतर जितनी भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की है। अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में गलत कहा हो या किसी को हर्ट किया हो इनडायरेक्टली, तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा और उस चीज़ को इग्नोर करें। बिकॉज़ मैं, जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये एक जर्नी है जिसमें आज आप जो कह रहे हैं ज़रूर हो सकता है आज सही हो, कल गलत हो सकता है। तो कल उस चीज़ को इस चीज़ के साथ ना देखा जाए कि मैंने पहले कहा तो गलत हो गया। आज की प्रोस्पेक्ट में ना देख के कल के प्रोस्पेक्ट में उसको समझें। सो गाइज, मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट में। मैं सर से उम्मीद करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है 5 पॉइंटर्स लिख दें और मैं कोशिश करूंगा उनका मेल आईडी या फिर वेबसाइट भी दे दूं ताकि आपसे जुड़ पाए। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं जी। नए पॉडकास्ट एपिसोड में।